अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वेब डेवलपमेंट के एक और क्रैश कोर्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वेब डेवलपमेंट के क्रैश कोर्स में हम सीखेंगे कि एसक्यूएल क्या है और माई एसक्यूएल क्या है और इसको प्रैक्टिकली कैसे हम यूज़ कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स एंड सॉफ्टवेयर्स। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वेब डेवलपमेंट के क्रैश कोर्स को स्टार्ट करूं, मैं आपको बताता चलूं कि माई एसक्यूएल और एसक्यूएल के बारे में जो इंट्रोडक्शन था इसका, वो मैं अपने टेक व्लॉग में बता चुका हूं आप दोस्तों को, और काफ़ी सारे दोस्त वो टेक व्लॉग देख चुके हैं। और अगर आप ये मेरा क्रैश कोर्स देख रहे हैं और आपने अभी तक मेरा वो टेक व्लॉग नहीं देखा जिसमें मैंने माई एसक्यूएल और एसक्यूएल के बारे में एक्सप्लेन किया है कि वो क्या चीज़ें हैं और किस वक्त कौन सी चीज़ को हम यूज़ करते हैं, तो अभी थोड़ी देर में आपको उसका लिंक ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा। आप उसको क्लिक करके पहले उस टेक व्लॉग को देख लीजिए और उसमें देख लीजिए कि आपको माई एसक्यूएल और एसक्यूएल के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद आप इस वीडियो ट्यूटोरियल को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों, एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये हमारे पास एक ऐसी क्यूरी लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम डाटाबेस में सेव किया हुआ डाटा प्रोसेस कर सकते हैं, मतलब उसको रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो एसक्यूएल को रन करने के लिए, मतलब एसक्यूएल की कमांड्स को रन करने के लिए हमारे पास कोई एक डाटाबेस सर्वर का होना ज़रूरी है जो कि सपोर्ट करता हो एसक्यूएल को। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में या इस क्रैश कोर्स में हम माई एसक्यूएल डाटाबेस सर्वर को यूज़ करेंगे, जो कि एक रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। मतलब रिलेशनल से मुराद ये है कि इसमें हम टेबल्स के आपस में लिंक्स भी बना सकते हैं और एक ही एसक्यूएल कमांड से हम मल्टीपल टेबल से अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाटाबेस जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से हम माई एसक्यूएल को इंस्टॉल कर सकते हैं ऑन डिफरेंट लोकेशंस। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं आपके लोकल सिस्टम की, तो इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे सामने माई एसक्यूएल का इंटरफेस, उसको यूज़ करने के लिए एक इंटरफेस है जो कि PHP माई एडमिन कहलाता है, वो ओपन है। इसके अलावा आप कमांड लाइन से, मतलब अगर आपने PHP इंस्टॉल नहीं की, सिर्फ एसक्यूएल इंस्टॉल माई एसक्यूएल इंस्टॉल करना चाह रहे हो, तो वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो सेपरेटली यूजिंग कर्ल कमांड, जिसके लिए कर्ल कमांड या wget कमांड लाइन से, या आप इसकी माई एसक्यूएल की वेबसाइट पे जाकर वहाँ से लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन देख सकते हो और फिर उसको अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको इजी वे बताऊंगा कि 3 इसके इजी वे हैं अगर आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं माई एसक्यूएल को, साथ उसके आप PHP को भी यूज़ करना चाह रहे हो, या आप Node.js को भी यूज़ कर सकते हो, या आप Ruby on Rails को भी यूज़ कर सकते हो। किसी भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को आप माई एसक्यूएल के साथ यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो एसक्यूएल के ये एसक्यूएल की ओरिजिनल वेबसाइट नहीं है। मैं यहाँ पर माई एसक्यूएल की ओरिजिनल जो वेबसाइट है वो ओपन कर लेता हूँ, mysql.com। वो आई थिंक मुझसे गलती से क्लिक हो गया था उस पर। तो ये हमारे पास माई एसक्यूएल जो है ओरिजिनल वेबसाइट है। यहाँ से आप डाउनलोड्स में जाके यहाँ से आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये इंस्टॉल करना फिर इसको यूज़ करना क्वाइट हेक्टिक जॉब है। तो इसके जो आसान तरीके हैं, जो 3 मैं यहाँ पर बताऊँगा। सबसे जो पहला तरीका ये है कि आप XAMPP पैकेज को इंस्टॉल कर लीजिए। XAMPP पैकेज के अंदर आपको अपाची MariaDB, जिसको ये जो है ये माई एसक्यूएल का नया वर्जन है MariaDB, और इसके अलावा PHP और पर्ल ये इसके साथ होता है। हमें सिर्फ चाहिए हमें सिर्फ PHP MariaDB और अपाची चाहिए ताकि हम इसको यूज़ कर सकें, इसका इंटरफेस यूज़ कर सकें। तो आप XAMPP को डाउनलोड कर सकते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक। अगर आप विंडोज़ पर हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लिनक्स पर हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर लें, अगर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है या OS X है तो यहाँ से आप XAMPP को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा, अगर आप विंडोज़ के यूज़र हैं तो आपके पास wampserver.com की वेबसाइट से भी आपको वैम्प सर्वर का पैकेज मिल जाता है, जो कि 32 बिट और 64 बिट दोनों में आता है।
तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज़ है वो जिस भी बिट पर है, 32 बिट है या 64 बिट है, उसके मुताबिक आप यहाँ से उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ के यूज़र हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपके पास विजुअल सी की जो रन टाइम लाइब्रेरीज़ हैं वो लेटेस्ट वर्जन जो उनका इंस्टॉल होना चाहिए, अदरवाइज़ ये आपको लाइब्रेरीज़ का एरर दे सकता है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है आपके पास मैप, और मोस्टली यूज़र्स ये जानते हैं कि जो मैप है वो ओनली फॉर मैक है, मतलब OS X के लिए है। लेकिन मैं यहाँ पर दोस्तों आपको बताता चलूँ कि जो मैप है आप इसके दो फ्लेवर्स हैं, मैक और विंडोज़ के लिए। जी हाँ, अब आप ना सिर्फ इसको मैक के लिए भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ये बल्कि यहाँ पर ये आपके पास देख सकते हैं कि विंडोज़ का इंटरफेस भी आपके पास मौजूद है। आप विंडोज़ पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं इसको, और इसको आप मैक पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं जो हूँ अपने सर्वर पर अपने मैक पर यूज़ कर रहा हूँ मैप, और अगर आप मुझे फॉलो अलोंग करना चाह रहे हैं तो आप मैप फॉर विंडोज़ डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप लिनक्स पर हैं तो यू कैन गो फॉर जैम्प। वैम्प इज़ द सॉफ्टवेयर इज़ ओनली फॉर मेंट टू बी विंडोज़, तो ये सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ के लिए है। ये वैम्प जो है ये लिनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मौजूद नहीं है। तो दोस्तों इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इस आगे आने वाले मतलब जो पार्ट्स हैं इस वीडियो के, जो अगले आने वाले जो हिस्से हैं उसको देखने के लिए इनको इंस्टॉल कर लीजिए किसी एक को डाउनलोड करके अपने सिस्टम पर, और फिर मैं आपको बताता हूं कि इसको इंस्टॉल करने के बाद आप रन कैसे करते हैं। तो आई एम श्योर दोस्तों आपने अब जो है वो अभी तक जो इसको इंस्टॉल कर लिया होगा, और आपने वैम्प, जैम्प या मैप में से किसी एक को चूज़ कर लिया होगा और उसका अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर लिया होगा, या आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा इनमें से कोई एक पैकेज। तो उसके लिए अब यहाँ पर इनको रन करने के डिफरेंट तरीके हैं। जैम्प के अंदर जब आप इसका कंट्रोल पैनल ओपन करते हैं तो इसमें आपके पास बटन्स आते हैं स्टार्ट और स्टॉप के। यहाँ पर आई थिंक इनका जो इंटरफेस है वो नज़र नहीं आ रहा। खैर एनीवेज ये इसकी वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं कि कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर आपके पास ये वीडियो आ जाएगी, आप इसको स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए और देख लीजिए कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये इसके स्टेप्स हैं, ये यहाँ पर आप सारे ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, और ये इसका इंटरफेस एंड पे, आई थिंक एंड पे शो किया होगा इन्होंने। तो यहाँ पर भी PHP माई एडमिन ही शो कर रहा है वो। खैर आपने इसको इंस्टॉल कर लिया तो यहाँ पर आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा जैम्प का, और यहाँ पर आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो अपाची स्टार्ट होगा, उससे नीचे आप क्लिक करेंगे तो MySQL स्टार्ट होगा। ये है तरीका यूज़ करने का जैम्प को। फिर उसके बाद अगर हम वैम्प की बात करें तो वैम्प में भी सेम इंटरफेस है, आप इसको इंटरफेस ओपन करेंगे और उसमें स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। फिर अगर बात करें मैप की, तो चूंकि यहाँ पर मेरे पास मैप इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि स्टार्ट और स्टॉप सर्वर का ऑप्शन मौजूद है। आप इस पर क्लिक करके इस अपाची सर्वर और MySQL सर्वर दोनों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब आपने आई एम श्योर अपने पास सर्वर इंस्टॉल कर लिया होगा और उसको रन भी कर लिया होगा, और आपके पास अपाची सर्वर और MySQL सर्वर विदाउट एनी एरर एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो दोस्तों इस वक्त आपको मेरा एक सी पैनल नज़र आ रहा होगा जो कि हमारी कंपनी की वेबसाइट है perfectwebsolutions.info, उसका ये सी पैनल है आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें भी हमारे पास यहाँ पर PHP माई एडमिन मौजूद है जिसको हम यूज़ करते हुए अपनी डाटाबेसेस को प्रोसेस कर सकते हैं। बेसिकली इसके किसी भी सी पैनल, जब आप कोई भी सी पैनल परचेज़ करते हैं, अगर उसमें MySQL डाटाबेस की सपोर्ट हो तो आपके पास ये तीन जो है पैकेजेस लाजमी होते हैं, PHP माई एडमिन, MySQL डाटाबेसेस और MySQL डाटाबेस विज़ार्ड। अब सी पैनल में थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि इसमें आपको MySQL डाटाबेसेस या MySQL डाटाबेस विज़ार्ड को यूज़ करते हुए पहले डाटाबेस क्रिएट करना होती है, फिर उसको यूज़र असाइन करना होता है कि कौन सा यूज़र उस डाटाबेस को एक्सेस कर सकता है। उसके बाद आप PHP माई एडमिन के थ्रू उसमें लॉगिन होकर उसमें जो भी चेंजेस करना चाहें उस डाटाबेस में आप चेंजेस कर सकते हैं। तो PHP माई एडमिन बेसिकली एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि इंटरफेस प्रोवाइड करता है MySQL के लिए। इसको आप लोकली भी रन कर सकते हैं। तो ये सिर्फ मेरा दिखाने का मकसद था कि हमारे जो कोई भी आप सी पैनल विद डाटाबेस आप परचेज करते हैं उसमें आपको PHP माई एडमिन मिलता है बिल्ट इन टू यूज़ इट विद योर एप्लीकेशंस, क्योंकि आगे जो आने वाला दौर है एप्लीकेशंस का उसमें डाटाबेस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो इसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। तो ये था हमारा सी पैनल का, और ये हमारे पास है लोकल होस्ट पे जो मैंने मैप इंस्टॉल किया। मैप इंस्टॉल करने के बाद सर्वर को रन किया, फिर अपाची और MySQL सर्वर को एग्जीक्यूट किया। और यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना पड़ता है जब आपका अपाची और MySQL रन हो रहा हो, लोकल होस्ट /PHP माई एडमिन।
अब जो मैप यूज़र हैं उनके लिए एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड वो सेट कर दिया जाता है, जो आपको यहाँ पर नज़र आता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो पासवर्ड है लिखा हुआ होगा। तो आपका जो पासवर्ड होगा MySQL के क्रेडेंशियल्स होंगे वो यहाँ पर आपको लिखे हुए मिल जाएंगे जब आप इस इंटरफेस को ओपन करेंगे मैप के, या आप अगर ज़ैप यूज़ कर रहे हैं और या वैप, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है MySQL को कोई पासवर्ड सेट नहीं होता, उसमें पासवर्ड की प्रॉब्लम नहीं होती। मैप के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक पासवर्ड सेट होता है, आपके पास ये डिफरेंट होगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करके अपने MySQL से कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके अलावा अगर आप डायरेक्टली यहाँ से प्रेफरेंसेस में जाते हैं इसकी, तो यहाँ पर आप इसकी सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं मेरे पास एक्टिव वर्जन इस वक्त 5.6.28 है MySQL का वर्जन। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अब सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया डेटाबेस, और PHP MI एडमिन को हम एज एन इंटरफेस यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ और पैकेजेस भी मौजूद हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे SQL Pro एक पैकेज है, ये सॉफ्टवेयर है, ये विंडोज़ और मैक दोनों के लिए मौजूद है। आप इसको भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका इंटरफेस मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ। मैं इसको दोबारा से ओपन करता हूँ, डेवलपर टूल्स में मैंने इसको सेव किया हुआ है SQL Pro के नाम से। तो यहाँ पर आप इसका अपना होस्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस में कुछ भी नहीं टाइप करेंगे। अगर आपकी पोर्ट 3306 है तो यहाँ पर कुछ भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं, और सिंपली आप कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे और इस तरीके का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। और यहाँ से आप डेटाबेस, जो एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस हैं आपके पास, वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। फिर आप न्यू डेटाबेस भी ऐड करना चाहें तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन MySQL की इंस्टॉलेशन का, कि कैसे उसको इंस्टॉल करते हैं। तो इसके बाद अब हम जो PHP MyAdmin का इंटरफेस है उसको थोड़ी डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों ऑल दो आपके पास काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। MySQL वर्कबेंच भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, SQL Pro भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन इन सब से बेहतर जो आपको लोकल जो भी आप पैकेज इंस्टॉल करते हैं, ज़ैप, मैप, वैम्प या लैम्प जो भी करते हैं, वो हमें एक PHP MyAdmin इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो हम इसी को यूज़ करेंगे और इसी के ज़रिए अपनी सारी सेटिंग्स परफॉर्म करेंगे। और इससे पहले कि हम SQL पे जाएं, हमें इसका इंटरफेस, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका इंटरफेस कैसे काम करता है, इसमें हमारे पास क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो मैं जस्ट क्विक ओवरव्यू दूंगा, इन डेप्थ मैं व्यू नहीं दूंगा। जो सिर्फ ज़रूरी चीज़ें हैं मैं सिर्फ वो बताऊंगा आपको, गैर ज़रूरी चीज़ों से मैं आपको दूर ही रखूँगा ताकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना होने पाए। फिर भी एटलीस्ट आई एम श्योर ये 30 से 40 मिनट्स की वीडियो हो सकती है। तो दोस्तों PHP MyAdmin को ओपन कर लीजिए, localhost/php MyAdmin इस तरीके से लिख के। उसके बाद जब आप इसको इंटरफेस यहाँ पर ओपन होगा तो यहाँ पर PHP MyAdmin के नीचे कुछ आपके पास ऑप्शंस हैं, जिसमें पहला ऑप्शन होम का है, और इस पर अगर आप होवर माउस करें थोड़ी देर तो आपको नज़र भी आ जाएगा। दूसरा एम्प्टी सेशन डाटा, मतलब रीसेट करो, लॉग आउट कर दो। फिर आप PHP MyAdmin की डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, फिर इसकी जो ऑफलाइन डॉक्यूमेंटेशन है वो देख सकते हैं। इसको नेविगेशन जो पैनल सेटिंग है, ये आपके पास जो भी आप इसमें नेविगेशन वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं वो चेंज कर सकते हैं, क्या शो हो क्या शो ना हो, इसको खैर ज़रूरत नहीं यूज़ करने की। फिर इसके बाद ये आपके पास लास्ट ऑप्शन है रिफ़्रेश का, तो इसको क्लिक करके आप रीलोड कर सकते हैं। सपोज़ आपने एक न्यू डेटाबेस क्रिएट की है लेकिन वो शो नहीं हो रही, तो आप इस बटन को क्लिक करके उसको देख सकते हैं। फिर नीचे आते हैं इसके बाद, तो यहाँ से हमारे पास दो ऑप्शन हैं, फेवरेटिज और रिसेंट्स। तो यहाँ पर देर आर नो रिसेंट टेबल्स, तो यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ DBA, तो मुझे DB, क्योंकि मैं हर डेटाबेस का नाम DB से स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद मैंने DBA लिखा तो मेरे पास ऐसी डेटाबेस आ गई जिनके नाम में DB के बाद A से स्टार्ट होती हैं। अगर मैं B लिख दूंगा तो B की आ गई, C लिखूंगा तो C से। तो इस तरीके से मैं अपनी डेटाबेसेस को यहाँ से फ़िल्टर कर सकता हूँ, और इसके अलावा मैं यहाँ से इनको स्क्रॉल अप एंड डाउन करके देख भी सकता हूँ। तो डेटाबेसेस बेसिकली मेन पार्ट होता है किसी भी MySQL का। इसके बारे में मैंने अपने टेक व्लॉग में, जो कि पार्ट 6 है आई थिंक, इसके बारे में व्हाट इज़ SQL एंड व्हाट इज़ MySQL इन उर्दू, आप वो ट्यूटोरियल टेक व्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारी ऑलरेडी डेटाबेसेस क्रिएटेड है। तो न्यू डेटाबेस क्रिएट करने के हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पर। सबसे पहला ऑप्शन है कि ये न्यू का बटन लगा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, लिंक, ये लिंक नज़र आ रहा है, आप इसको क्लिक करके न्यू डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर न्यू को क्लिक करें, ये देखें तो ये लोडिंग आ रहा है और आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और न्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए न्यू डेटाबेसेस का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। अभी मैं ये मेन होम पेज पे हूँ, इस पर कोई डेटाबेस के ऑप्शन में नहीं हूँ। और यहाँ पर ऊपर आपके पास ये देख सकते हैं काफ़ी सारे मेन्यूज़ आ रहे हैं।
हर मेन्यू का अपना एक पर्पज़ है। डेटाबेस को मेन्यू को अगर देखें तो इससे आपको जितनी भी डेटाबेस की लिस्ट है वो यहाँ पर शो होगी। एसक्यूएल जो टैब है इसके ज़रिए आप एसक्यूएल कमांड्स रन कर सकते हैं जो आगे चल के हम देखेंगे। फिर इसके बाद आप अपने माई एसक्यूएल का स्टेटस देख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन गैर ज़रूरी है, इतना ज़रूरी नहीं इसको देखना। यूज़र अकाउंट्स, ये बेसिकली अगर हम लाइव सर्वर की बात करें तो वो खुद मैनेज करते हैं। लोकल होस्ट पर आपको इसको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं, तो इस बारे में भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसे यूज़र अकाउंट बना सकता हूँ। जो डिफ़ॉल्ट है उसी को यूज़ कीजिए। फिर हमारे पास आता है ऑप्शन एक्सपोर्ट का। सपोज़ आप कोई डाटा जो है डेटाबेस आपने कोई क्लाइंट के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया, कोई वेब एप्लीकेशन बनाई है, अब आप उसको उसके लाइव सर्वर पर टेस्टिंग के बाद सेंड करना चाह रहे हैं, तो उसके साथ जो डीबी कनेक्टेड है आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपोर्ट वाले फीचर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। एक्सपोर्ट के बाद जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक क्विक ऑप्शन आता है, तो ये मिनिमल ऑप्शंस डिस्प्ले करता है। आप जस्ट गो पे क्लिक कीजिए तो ये सारी आपकी डाटाबेसेस उसमें चली जाएगी, क्योंकि हमने अभी तक कोई डाटाबेस सिलेक्ट नहीं की। अगर हमने कोई डाटाबेस सिलेक्ट की हुई हो लेफ़्ट पैनल से, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो उस डाटाबेस के अंदर मौजूद जितने टेबल्स हैं, जितना उसमें डाटा है, वो सारा एक्सपोर्ट हो जाएगा इस फॉर्मेट में, जो भी फॉर्मेट आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो मोस्टली जो हम सिलेक्ट करते हैं वो एसक्यूएल फॉर्मेट होता है। इसके अलावा आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो कस्टम अगर करेंगे तो आपने अगर कोई डाटाबेस सिलेक्ट नहीं की हुई तो यहाँ पर सारी डाटाबेसेस सिलेक्टेड हैं। किसी एक डाटाबेस को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर उसको रीनेम, एक्सपोर्ट डाटाबेस टेबल्स कॉलम, तो यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं, या सेव आउटपुट टू अ फाइल भी सेव कर सकते हैं। मतलब मैं इसको कहता हूँ कि सेव आउटपुट टू अ फाइल करते हैं, और यहाँ पर मैं इसको क्या देता हूँ कि फाइल नेम @सर्वर, मतलब जो भी उसका नाम है वो उसको नाम दे दो। फिर करेक्टर ऑफ द फाइल UTF-8, फिर इसमें अगर मैं कंप्रेस करना चाहूँ तो gzipped या zipped फॉर्मेट में उसको मैं कंप्रेस भी कर सकता हूँ। तो ये इस तरीके से। फिर इसके बाद यहाँ पर आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफिक ऑप्शंस हैं कि आप कौन कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रक्चर एंड डाटा है, सिर्फ डाटा और सिर्फ स्ट्रक्चर भी। मोस्टली हम जो लोकल होस्ट पे टेस्टिंग ही करते हैं, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जब आप एक्सपोर्ट करें तो सिर्फ स्ट्रक्चर को एक्सपोर्ट करें, उसके बाद डमी डाटा आप खुद वहाँ पे लाइव सर्वर पे एंटर करें। इससे आपको दो फ़ायदे होंगे। एक तो आपका जो एक्सपोर्ट का साइज़ होगा वो बहुत छोटा होगा, और आप इसके अलावा इजीली उसको इंपोर्ट कर सकते हैं लाइव सर्वर पर, क्योंकि लाइव सर्वर पर कुछ लिमिट भी होती है आपकी टाइम आउट की भी। अगर डाटाबेस बहुत बड़ी है तो हो सकता है टाइम आउट का प्रॉब्लम आ जाए, तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ स्ट्रक्चर को ही एक्सपोर्ट किया करें। एनीवेज आप स्ट्रक्चर और डाटा दोनों कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑप्शंस, उसमें आप चेक्स वगैरह लगा सकते हैं कि ऐड ड्रॉप डाटाबेस स्टेटमेंट। तो इससे क्या होगा कि जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, जहां पर आपने इसको एक्सपोर्ट करने के बाद इंपोर्ट करना है, जो नेक्स्ट फीचर है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, तो वो क्या करेगा, अगर वो डाटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्टेड मौजूद है तो उसको ड्रॉप कर देगा। अगर वो टेबल मौजूद है तो हम ड्रॉप टेबल, व्यू, प्रोसीजर, फंक्शन, इवेंट्स, ट्रिगर, सब कुछ मतलब स्क्रैच से उसको अपलोड करेगा हर दफ़ा। फिर उसके बाद क्रिएट टेबल, डेफिनेटली अगर आपने ऐड ड्रॉप डाटाबेस किया है तो ड्रॉप टेबल किया है तो आपने क्रिएट टेबल लाजमी करेंगे, और क्रिएट व्यू भी करेंगे, क्रिएट प्रोसीजर, फंक्शंस, इवेंट्स और ट्रिगर, सब कुछ आप दोबारा से क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है डाटा क्रिएशन ऑप्शंस। तो इसमें भी हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, इनकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप डिफ़ॉल्ट जो है वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर अब आपने क्विक सेलेक्ट करना है। अगर आपने टेबल ऑलरेडी कोई डाटाबेस सेलेक्ट की हुई है, सपोज़ मैं यहाँ से DB-PHP वाली जो मेरे पास एक डाटाबेस है ये मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो अब जब मैं एक्सपोर्ट पे जाऊँगा तो मेरे पास जो कस्टम ऑप्शन में आएगा, ये देख सकते हैं पहले सारी डाटाबेसेस आ रही थी, अब सारे उसके टेबल्स आ रहे हैं। तो मैं जिस टेबल को एक्सपोर्ट करना चाहूँ मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, बाकी उसके वही सारे ऑप्शंस हैं। तो ये है हमारे पास एक्सपोर्ट का फीचर। फिर हम बात करते हैं इंपोर्ट की। तो इंपोर्ट बेसिकली इसका रिवर्स है कि जब आपने कोई डाटा, जैसे आप लाइव सर्वर पे जाते हैं, वहाँ पर PHP में एडमिन ओपन करते हैं और अपने अपने लोकल होस्ट से डाटा एक्सपोर्ट किया, तो वहाँ पर आप इस इंपोर्ट को यूज़ करते हुए इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर आपको बता रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन भी, कि जो फॉर्मेट है वो gzip या bzip2 या zip में होना चाहिए या अनकम्प्रेस्ड होना चाहिए, मतलब .sql कमांड होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर हमें बता रहा है .sql .zip जो है ये एग्जांपल है, और मैक्सिमम साइज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं 32 MB है, कि जो फाइल आप अपलोड करेंगे उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो 32 MB हो सकती है। इससे ऊपर जो फाइल होगी, अगर 33 MB है तो वो इम्पोर्ट नहीं होगी। तो ये थी हमारे पास इसके फीचर, जो इंपॉर्टेंट फीचर है। हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसका डाटाबेस का स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, टेबल्स का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स रन कर सकते हैं, रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं, क्यूरी रन कर सकते हैं,
एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, और डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, प्रिविलेजेस है, ये हमारा कंसर्न नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। तो इनको आप एक्सप्लोर करना चाहें तो आप इन पर क्लिक करके एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट दे आर नॉट नेसेसरी एज़ फॉर माई एसक्यूएल। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, विदाउट सेलेक्टिंग डाटाबेस, हमारे पास डाटाबेस की टैब, एसक्यूएल की टैब, और हमारे पास एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की टैब जो है, दीज आर द इम्पॉर्टेंट टैब्स। इनको ही आपने मोस्ट ऑफनली यूज़ करना है, तो यही हमारा यूजेबल टैब्स हैं। तो इसके बाद अगर आपने डाटाबेस सेलेक्ट की हुई है तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास स्ट्रक्चर आ जाएगा, यहाँ पर आप एसक्यूएल क्यूरीज रन कर सकते हैं जो आगे चल के हम देखेंगे। यहाँ पर आप रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं किसी भी टेबल से, फिर यहाँ पर आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं GUI विजुअल बिल्डर को यूज़ करते हुए आप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं अपनी एसक्यूएल क्यूरीज को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम कौन सा चाहिए, यहाँ पर जितने टेबल्स हैं, कैटेगरी डॉट स्टैटिक, पोस्ट डॉट स्टैटिक, स्टार्स डॉट स्टैटिक, यूजर्स डॉट स्टैटिक, तो ये हमारे पास टेबल्स हैं हमारे पास इसे MySQL में। तो ये हमारे पास DB PHP डाटाबेस है और इसके अंदर हमारे पास 4 टेबल्स हैं। तो टेबल्स बेसिकली, टेबल्स के अंदर हम रोज़ एंड कॉलम्स क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम अपना डाटा जो है सेव करते हैं। जैसे ये कैटेगरी का हमारे पास एक टेबल है और इस कैटेगरी के अंदर हमने 4 फील्ड्स की क्रिएट की हुई हैं। आप मल्टीपल फाइल्स भी आप मल्टीपल फील्ड्स भी क्रिएट कर सकते हैं, उनकी डिफरेंट टाइप्स बना सकते हैं। इट इज़ ऑल अप टू यू। तो ये बहुत ज़रूरी है डाटाबेस को समझना, डाटाबेस के बाद उसके टेबल्स का स्ट्रक्चर समझना, फिर उसके बाद आप कितने टेबल्स बना सकते हैं और कैसे उनको आप आपस में लिंक कर सकते हैं, वो हम आगे चल के एसक्यूएल में देखेंगे। तो दोस्तों ये था हमारे पास MySQL का इंटरफेस, और ये मैं समझता हूँ कि ये हमारा पहला पार्ट 1 है MySQL क्रैश कोर्स, एसक्यूएल क्रैश कोर्स विद MySQL का। और नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम इसी PHP MyAdmin को यूज़ करते हुए एसक्यूएल की कमांड्स के बारे में सीखेंगे कि एसक्यूएल की कमांड्स क्या होती हैं और वो क्या क्या कमांड्स होती हैं और उनसे हम क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल या इस क्रैश कोर्स को, जो कि एसक्यूएल क्रैश कोर्स विद MySQL है, ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ एसक्यूएल की बात करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल या ये मेरा क्रैश कोर्स आपको पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्रैश कोर्स क्रैश कोर्स के नेक्स्ट क्रैश कोर्स में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।